बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करने लगे हैं जी आईएमएफ की या इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की। हम देखेंगे कि बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड जो है ये क्या है और इसको क्यों बनाया गया, यानी इसका पर्पज़ क्या था और ये जो है वर्किंग कैसे करता है, यानी इसके काम का तरीक़ाकार क्या है और इसके ऊपर जो तनकीद है वो क्या होती है। ठीक है, और पाकिस्तान के साथ में केस स्टडी भी हम इसके अंदर ब्रीफली जो है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आईएमएफ जो है वो क्या है। अब सबसे पहले आपने समझना है आगे बढ़ने से पहले कि वर्ल्ड बैंक भी जो है वो हम सम टाइम वर्ड सुनते हैं और आईएमएफ के साथ ही जो है इसे जोड़ के सम टाइम पे बोला जाता है। देखिए, आपने इसका फ़र्क समझना है कि भाई वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब एक्चुअली में ये दोनों इंस्टीट्यूशंस एक साथ जो है वो क्रिएट किए गए 1944 के अंदर। ठीक है, दोनों ही एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर क्रिएट किए गए, एक साथ क्रिएट किए गए। तो इसलिए बहुत दफ़ा जो है ये माना जाता है कि भाई आईएमएफ जो है ये वर्ल्ड बैंक की कोई सब ब्रांच है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है, बल्कि ये आईएमएफ की सब ब्रांच नहीं है, बल्कि ये वर्ल्ड बैंक इटसेल्फ या फिर जो आईएमएफ है ये दोनों की दोनों जो है वो यूएन के अंडर काम करती हैं। ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशंस जो है वो नेशंस जिन्होंने जो है वो तय किया था कि भाई हम यूनाइट होकर अब दुनिया के मसलों को हल करेंगे, तो जिन्होंने यूएन बनाया था तो उन्होंने ही जो है ये वर्ल्ड बैंक क्रिएट किया और उन्होंने ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्रिएट किया। और इन दोनों के काम के तरीक़ाकार में फ़र्क है। ठीक है, गो कि अब जो इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं है तो वो ऑब्वियसली दोनों को एक ही तरह से लेगा कि भाई दोनों जो है वो एक ही तरह से काम करते हैं, लोन वगैरह देते हैं और उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर हम इसे देखेंगे तो हमें इसका डिफरेंस दिखाई देगा। आईएमएफ जो वर्ल्ड बैंक है ये इसकी अपनी 5 एजेंसीज हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की, जिसमें कि आईएमएफ शामिल नहीं है और उसका जो वर्किंग पैटर्न है वो डिफरेंट है आईएमएफ के वर्किंग पैटर्न से। इसलिए पहले हम इसे देखेंगे ताकि ये कंफ्यूजन जो है वो अगर आप क्रिएट हो भी रही है आपके दिमाग में तो वो क्लियर हो जाए। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का फर्क अगर सबसे पहले हम देखिए तो देखिए आईएमएफ जो है अगर इसको आप समझिए तो आईएमएफ क्या है जी, आईएमएफ का मतलब ही क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब मॉनेटरी का मतलब ये होता है कि जो मालियाती जो काम होते हैं, ठीक है, उसको मॉनेटरी नॉर्मली इकोनॉमिक्स में हम कहते हैं। तो मालियाती जो या ज़र से मुतालिक, पैसों से मुतालिक जो उमूर होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। ठीक है, यानी आईएमएफ क्या करता है, जो कि पैसों से मुताल्लिक किसी भी मुल्क के अंदर कोई इश्यूज वगैरह हैं या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है तो उसको जो है वो इंस्टेबिलिटी को दूर करने के लिए, उन पैसों के मसले मसाइल या पैसों की कमी को दूर करने के लिए काम करता है। यानी इसका टोटल जो काम है वो पैसों से रिलेटेड है। गो कि 1980 में इसने थोड़ा सा अपना वर्किंग पैटर्न चेंज किया और इस टाइम पे ये और वर्ल्ड बैंक में कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही की पैटर्न पे काम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअली में जो इसको क्रिएट किया गया, जो बनाया गया था उस टाइम की अगर हम पर्पस की बात करते हैं तो इसका क्या काम था जी, मालियाती जो लेन देन है किसी भी मुल्क में, अगर मालियाती मसाइल हैं, वहां पे प्रॉब्लम्स हैं, खास करके बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं, तो ये उसको दूर करने के लिए बनाया गया था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाना इसका पर्पस था। देखिए, असल में अब आगे जब मैं बैकग्राउंड में बात करूंगा तो फिर आपको बताऊंगा कि क्यों इसको बनाया गया। तो यहां पे आप सिंपली समझिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को के इश्यू को दूर करने के लिए आईएमएफ को बनाया गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? देखिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट ये है कि एक मुल्क जो है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पे चलता है ऑब्वियसली। अब अगर एक मुल्क की इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा हैं, यानी अपने मुल्क के अंदर जो चीजें मंगवा रहा है, दरामदाद जिसे हम कहते हैं, वो है ज्यादा, ठीक है, और उसकी जो बरामदाद है, जो चीजें वो बाहर बेच रहा है वो कम है, तो ऑब्वियसली उसको क्या होंगे, क्राइसिस होंगे। और ये जो क्राइसिस है इसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आजकल अगर आप पाकिस्तान के हालात देखें, शुरू से देखें, खैर पाकिस्तान के हालात ऐसे ही थे कि पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट का इश्यू था और हर गरीब मुल्क का होता है। क्योंकि देखिए, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रेड है, ये समझिएगा कि वो इंटरनेशनल ट्रेड सारी की सारी डॉलर के अंदर होती है, ना कि रुपए के अंदर। कि अगर हम ऑयल ले रहे हैं, ठीक है जी, सऊदीया से या किसी और मुल्क से या कोई भी चीज बाहर से परचेज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे रुपया तो करेंसी नहीं, वहां पे डॉलर है। तो जब डॉलर हम तो नहीं छाप सकते, हमें तो इस बात की इजाजत नहीं है कि हम जो है वो किसी और मुल्क की करेंसी छापते फिरें, तो ऑब्वियसली फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डॉलर्स चाहिए होंगे। कितने डॉलर्स? जितने भी डॉलर्स हमें चाहिए होंगे। लेट्स सपोज अगर हमें 2 लाख डॉलर्स चाहिए, ठीक है, हम जो अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, इंपोर्ट्स कर रहे हैं मुल्क के अंदर चीजें मंगवाने के लिए, तो अब क्या करेंगे, अब हमारे पास डॉलर्स नहीं है तो हम फिर जाएंगे आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ को इस पर्पस के लिए बनाया गया था कि भाई अगर कोई बंदा जो है उसका, या सॉरी कोई जो मुल्क है उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट का अगर इश्यू बनता है और उसके पास पैसे नहीं है कि भाई वो जो है वो ट्रेड कर सके, तो फिर आपने क्या करना है, उसको क्राइसिस से बचाना है और उसको डॉलर्स देने हैं, यानी आपने करेंसी देनी है। एक्चुअली में
कि आईएमएफ का क्या काम है, करेंसीज के ऊपर मॉनिटरिंग करना, करेंसीज को देखना, उनके एक्सचेंज रेट्स को देखना, ये आईएमएफ का एक्चुअली में काम था। ठीक है, तो आईएमएफ क्या करेगा, हमें डॉलर्स देगा और उस डॉलर के एवज में हमने बाहर से जो चीजें खरीदनी है वो खरीदेंगे और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और ये जो क्राइसिस है इसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो अब आपको समझ आई कि आईएमएफ को किस लिए बनाया गया, कि भाई आईएमएफ जो है बेसिकली जो गरीब मुल्क हैं उनमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है, यानी उनकी जो बरामदाद है वो कम है, उनके पास डॉलर्स नहीं होते जो है वो सारी की सारी ट्रेड करने के लिए, तो फिर वो क्या करेंगे, फिर वो आईएमएफ के पास जाएंगे और आईएमएफ उन्हें डॉलर देगा और उस डॉलर के बदले में फिर वो क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। तो ये एक्चुअल पर्पस था जो कि मैंने कहा 1980 के बाद जो है जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे उसके बाद जो डॉलर को आजाद कर दिया गया, ठीक है, तो वो जो है वो चीजें चेंज हो गई। अब वो आईएमएफ का पैटर्न कुछ हो रहा है, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, जैसे पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं, फिर वो पूरे इकोनॉमिक जो है वो रिफॉर्म्स लेके आता है, फिर मुल्क को मानना पड़ता है। तो अब वो चीजें बहुत सी चेंज हो चुकी हैं। तो बेसिक पर्पस आईएमएफ का यही था, ठीक है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए बनाया गया। शॉर्ट टर्म का मतलब जो किसी भी मुल्क में शॉर्ट टर्म जो प्रॉब्लम्स आते हैं उन शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए आईएमएफ को जो है वो बनाया गया, या बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू को सॉल्व करने के लिए। अब जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का जो फोकस है वो कहा जाता है जी इसका फोकस लोन देने के ऊपर है, पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर है और ग्रोथ के ऊपर है। यानी अब देखिए एक मुल्क जो है, एक मुल्क में अगर पॉलिटिकल या फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है, यानी माशी अदम इस्तेहकाम है, जैसे पाकिस्तान की अगर बात करें तो माशी अदम इस्तेहकाम जो है, अदम इस्तेहकाम को दूर करना जो जल्दी में या फौरी तौर पर वो काम होगा जी आईएमएफ का। ठीक है, अब पाकिस्तान में गरीब मुल्क है ऑब्वियसली, या दुनिया के बहुत से और गरीब मुल्क हैं, तो उसको ग्रोथ के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे। ये तो अदम इस्तेहकाम को आर्जी तौर पे दूर करने की बात है। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें या बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें, लेट्स सपोज पाकिस्तान अगर गरीब है तो क्या वो डैम्स नहीं बनाएगा, क्या वो रोड्स नहीं बनाएगा, क्या वो रेल रोड्स नहीं बनाएगा, क्या वो ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करेगा? तो उस क्रिएट करने उसको उस इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जो पैसे दिए जाएंगे वो देगा वर्ल्ड बैंक। ठीक है, या वर्ल्ड बैंक को इसलिए बनाया गया कि गरीब मुल्कों की मदद करे और गरीब मुल्कों से गुर्बत को जो है वो खात्मा करे गुर्बत का, और वहां पे उन प्रोजेक्ट्स के लिए डैम वगैरह या इस तरह की जो प्रोजेक्ट्स हैं जो मुल्क खुद नहीं कर सकते उनमें हेल्प करे। तो ये मेजर डिफरेंस है। ठीक है, एक का काम है यानी वर्ल्ड बैंक का काम है ग्रोथ के ऊपर कि भाई गरीब मुल्कों की ग्रोथ करे, और आईएमएफ का काम है कि भाई आर्जी तौर पे जो है फाइनेंस करके उनकी जो करेंसी का इशू चल रहा है, जो उनके पास डॉलर्स नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, उसको दूर किया जाए। अब जो बनाए गए ये दोनों एक ही कॉन्फ्रेंस के अंदर, ब्रिटेन वुड्स जो कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, 1944 के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हुई। ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में हुई और उस टाइम इसको जो है वो वर्ल्ड बैंक को क्रिएट किया गया, 44 कंट्रीज जो थे इन्होंने मिलकर बनाया। तो जो वर्ल्ड बैंक है इसकी 5 एजेंसीज हैं, यानी कि 5 जो है आप कह लें इसके अंदर मजीद जो है वो एजेंसीज या इंस्टीट्यूशंस बने हुए हैं जो कि इसी तरह से प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। और इनका काम क्या है जी, लोन देना या लोन की गारंटी, और 177 ममालिक जो है ये इनको लोन देते हैं। अब तो इससे भी यानी तकरीबन 189 कंट्रीज टाइम पे हो चुके हैं जिनको ये लोन्स देते हैं। अगर प्रोजेक्ट्स की बात करें, ये वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये जरा दिमाग में रखिएगा। तो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट, वर्ल्ड बैंक किसके लिए देता है जी, गरीब मुल्कों को लोन, रोड्स के लिए देता है कि भाई जाओ रोड्स बनाओ आप। अब जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, अफ्रीका की हम बात करें तो ऑब्वियसली अफ्रीका के पास इतने पैसे तो नहीं कि वो अपने रोड्स यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी लगाए, अपनी गुर्बत के ऊपर भी लगाए, खाने पीने के ऊपर भी लगाए, ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। पावर प्लांट्स के ऊपर देता है क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा पैसा लगता है। स्कूल के ऊपर, स्कूल बिल्डिंग के लिए देता है, बैंक्स के लिए देगा और इकोनॉमिक सिस्टम को बेहतर करने के लिए देगा। तो एक्चुअली में इसका काम जो है वो ये है। और इसमें फिर जो है वो एक टर्म यूज की जाती है जो कि आईएमएफ के लिए खास करके बहुत ज्यादा जो है वो यूज होती है। ठीक है जी, और आईएमएफ के लिए क्या यूज होती है, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जो है कि ये जो पैसे तो देते हैं या हेल्प तो करते हैं, लेकिन फिर साथ में ये अपने प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली करते हैं, जो कि फिर खैर वो एक अलग डिबेट है कि मजीद मुल्कों को तबाह ही करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें, और अभी तक जो वर्ल्ड बैंक है वो तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स के करीब जो है वो लोन दे चुका है। ठीक है, और लास्ट ईयर की अगर बात करते हैं, ठीक, और ये डाटा 2020 का है, और 2020 के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 80 कंट्रीज को तकरीबन कोई 30 बिलियन के करीब हम ये कह सकते हैं कि इसने लोन दिया वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक जो है इस तरह से मतलब लोन देता है मुल्कों को उनकी ग्रोथ के लिए और उनकी पॉवर्टी को या उनके जो मसले मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के लिए। अच्छा, अब आईएमएफ की बात करते हैं तो आईएमएफ जो है उसने भी ऑब्वियसली जो है इसी ब्रेटन वुड्स कमीशन के कॉन्फ्रेंस के अंदर ही इसको भी बनाया गया, और उसने जो वर्किंग स्टार्ट की 27 दिसंबर 1945 को, और सम टाइम जो है वो 1947 को कहा जाता है कि इसने वर्किंग स्टार्ट किया। आपको दोनों ही मिलेंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के अंदर इसको बनाया गया और वाशिंगटन डीसी के अंदर जो है इसका हेडक्वार्टर है। और ये दो लोग जो हैं
यानी हैरी डेक्स्टर वाइट जो हैं यूएस से इनका ताल्लुक था, ये एक इकोनॉमिस्ट थे और गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, और जॉन मेरनॉर्ड केनीज जो थे इनका ताल्लुक यूके से था। और ये जो दो इकोनॉमिस्ट थे या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे जो एक्चुअली में, क्योंकि देखिए अब हम जब बैकग्राउंड की बात करेंगे आईएमएफ की या इन इदारों की, तो उसका जो पस मंजर है उसमें हमने देखा कि जो वर्ल्ड वॉर सेकंड थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर सेकंड में एक्चुअली में दो पावर्स कौन सी थी, एक साइड पे यूएस था और दूसरी साइड पे यूके था, ठीक है, यानी कि मतलब दोनों मिलकर ही लड़ते, अलाइज पावर्स थी जो कि जो है वो नाजी पावर के खिलाफ लड़ रही थी, लेकिन एक्चुअली में यही दो पावरफुल कंट्रीज थे जिन्होंने बाद में यूएन भी बनाई, ठीक हो गया। तो इन्हीं दो कंट्रीज के मेजर जो ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने उस टाइम पे ये मशवरा दिया कि भाई अब जो है, अब जो वॉर खत्म हो रही है तो अब इसके बाद हमें जो है एक फंड बनाना चाहिए या एक बैंक बनाना चाहिए जो कि इन जो ममालिक हैं जो टूट फूट का शिकार हैं वॉर के बाद, इनकी हेल्प कर सके। तो इन दो लोगों का जो नाम है वो सर फहरिस्त आता है और इन लोगों ने जो है ये उस टाइम पे आइडिया प्रेजेंट किया। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या था कि भाई शॉर्ट टर्म जो बैलेंस के इश्यूज हैं उनको जो है आईएमएफ, यानी जो मैं बता चुका हूं कि शॉर्ट टर्म के जो किसी भी मुल्क को इश्यूज आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, उनको दूर करना इसका पर्पस था। और पॉलिसी रिफॉर्म्स इसका मतलब था इकोनॉमिक्स के अंदर। अब तो जैसे मैंने कहा कि 1980s के बाद इसका पूरा होल्ड हो गया, जिस भी मुल्क में ये हेल्प करता है उसकी इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेता है कंप्लीटली। जैसे आप पाकिस्तान की इकोनॉमी देखिए तो पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ की प्रोग्राम में है और उसकी मर्जी के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता, 100 रुपए का टैक्स भी जो है वो नहीं लगा सकता या कम कर सकता। इतना ज्यादा टफ पॉलिसीज जो है आईएमएफ की पाकिस्तान के लिए हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं जी पस मंजर की, यानी ये जो आईएमएफ है ये वर्ल्ड बैंक है, इसको क्यों बनाया गया। बेसिकली हमारा फोकस आईएमएफ के ऊपर होगा। तो आईएमएफ को क्यों बनाया गया, अगर हम इस क्यों का जवाब लें तो उसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये पोस्ट वॉर इकोनॉमिक ऑर्डर था, यानी इसको सेटल करने के लिए बनाया गया। अब जो वर्ल्ड वॉर थी, वर्ल्ड वॉर सेकंड थी जो कि 1939 में स्टार्ट हुई और 1945 तक ऑलमोस्ट गई, लेकिन 44 के अंदर अब जो है वो आइडिया हो चुका था कि अलाइज पावर जो है वो जीत चुकी हैं। तो अब ऐसे में जो यूरोप था, यूरोप के जो हालात थे वो इंतहाई खराब थे। इंतहाई खराब इसीलिए थे कि ये जो 6 साल की वॉर थी, ये 6 साल की वॉर यूरोप के अंदर लड़ी गई। तो ऑब्वियसली अब यूरोप में अब क्या हालात होंगे, जहां पे जो है आप देखिए नाजी जर्मनी जो था वो बहुत ज्यादा पावर में था और पहले 5 साल तक जो है उसकी पावर बहुत ज्यादा थी और एक लम्हे में ऐसा लग रहा था जैसे कि जो हिटलर है वो दुनिया के ऊपर रूल करने लगा है। और इसके साथ जो है वो रशिया बहुत ज्यादा जो है वो भी ईस्टर्न यूरोप के अंदर उसकी पावर भी थी, गो कि वो लाइट पावर्स में था, लेकिन जो है वो भी अगर हम बात करें यूके की और यूएस की तो उसके तो अगेंस्ट ही था। तो ऐसे में जो है हालात यूरोप के अंदर ये बने हुए थे कि यूरोप में पिछले 6 साल से जंग जारी थी, टूट फूट का शिकार था, वहां पे बैंक्स तबाह हो चुके थे, हर चीज जो है वो तबाह हो चुकी थी। तो एक इंस्टेबिलिटी थी यूरोप के अंदर, ठीक है, बिजनेस क्लास के अंदर भी इंस्टेबिलिटी थी और इसके अलावा पूरे के पूरा जो यूरोप है उसके अंदर तबाही आई हुई थी। तो उस तबाही को से बचने के लिए या यूरोप को दोबारा से रिपेयर करने के लिए आप ये कह सकते हैं, ठीक है, उसको अपने पांव पे खड़ा करने के लिए ये जो है वो आइडिया लाया गया कि भाई हमें आईएमएफ को बनाना चाहिए। तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के एंड पे यूएस और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इन्होंने डिसाइड किया कि अब यूरोप को हमने दोबारा से इसके पांव पे खड़ा करना है। अब यूएस इसलिए चाहता था, मैं ऑलरेडी इसमें बहुत डिटेल से बात कर चुका हूं, इस पर बात नहीं करूंगा दूसरी वीडियोस के अंदर। तो देखिए यूएस जो है उस टाइम पे सबसे ज्यादा पावर में था, एक तो ये दूर था और दूसरा 1942 के अंदर ये वॉर के अंदर शामिल हुआ था, तो इस वजह से इसकी पावर ज्यादा थी और दूसरा ये डायरेक्टली जो है इफेक्ट नहीं हो रहा था। दूसरा ये वर्ल्ड वॉर सेकंड में सारे मुल्क जहां पे क्राइसिस का शिकार थे तो सिवाय यूएस जो है इसकी इंडस्ट्री बहुत ऊपर गई क्योंकि ये असला जो है वो सप्लाई कर रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो लॉस में थी। तो अब इसे पता था कि इसका सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है यानी कि यूएस जो अपनी सारी की सारी जो ट्रेड करता है, जो उसकी इकोनॉमी खड़ी है वो ब्रिटिश के ऊपर खड़ी है, तो इसलिए उसकी हेल्प करना इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था और साथ में यूरोप की हेल्प भी बहुत ज्यादा जरूरी था। अब क्राइसिस क्या थे अगर यूरोप की, जैसे मैंने कहा कि यूरोप के अंदर बहरान क्या था कि भाई बैंक्स वहां पे तबाह हो चुके थे, फैक्ट्रीज वहां पे तबाह हो चुकी थी और लोग यूरोप से भाग रहे थे, लोग भाग रहे थे और जो बिजनेस क्लास थी, ठीक है जी, वो सारे के सारे बिजनेस क्लास वहां से छोड़ छोड़ के भाग रही थी कि अब जाहिर बात है सारी जो तबाही हो चुकी है तो उस तबाही में वहां पे रुकने का पर्पस नहीं था। ऐसे में जो कम्युनिस्ट थे या अनार्किस्ट थे उनकी क्रेडिबिलिटी माना जाता है कि वो ज्यादा हो रही थी, यानी कि अब जाहिर बात है जो उस वॉर के अंदर अब शरीफ लोग थे वो तो बचे नहीं, ना ही वो पैसा लगा सकते थे वॉर के बाद, लेकिन ये जो कम्युनिस्ट लोग थे जो ये चाहते थे, खास करके जैसे मैंने कहा कि जो रशिया था वॉर के बाद सबसे पहला उसने क्या किया जी, जो ईस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप के ऊपर उसने क्या किया जी, कब्जा करना स्टार्ट कर दिया। और क्योंकि वो यूएसएसआर था, कोल्ड वॉर का टाइम था, तो कोल्ड वॉर के टाइम में उसने ईस्टर्न यूरोप के ऊपर जो है वो तकरीबन को 20 से ज्यादा कंट्रीज के ऊपर जो है वो कब्जा किया इस दौरान। तो इसका मतलब ये है कि अब अगर अमेरिका और यूएस ये काम ना करते तो नतीजे के तौर पे क्या होता कि जो यूएसएसआर है या रशिया है वो वेस्टर्न यूरोप के अंदर भी जो है वो अपना इंफ्लुएंस
बनाता, वहां पे उनकी पैसे दे के उनकी हेल्प करके वह, या फिर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके, क्योंकि वो मुल्क तो टूट फूट का शिकार तो कहीं से भी पैसा चाहिए था, चाहे वो कोई भी देता, चाहे वो अनार्किस्ट देते, ठीक है, और या फिर चाहे वो कम्युनिस्ट देते। तो इसलिए इनका इन्फ्लुएंस रोकने के लिए यूएन ने और यूके ने जो है फिर क्या किया जी, यानी नाजी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, लेफ्ट विंग को ये प्लान किया कि भाई हमें एक फंड बनाना है, जो फंड जो है वो दोबारा से इस बिजनेस कम्युनिटी को खड़ा कर सके इसके पांव के ऊपर, ताकि हमारा होल्ड यहां पे रहे और फ्यूचर जो है वो दोबारा से, बजाय इसके कि हम जो है कैपिटलिस्ट क्लास क्रिएट करें, तो ये ना हो कि कम्युनिस्ट जो है वो आके कब्जा कर ले यहां पे, या जो रशिया है वो कब्जा कर ले। तो ब्रिटिश इलीट जो थी एक्चुअली में, क्योंकि गवर्नमेंट में आपको पता है सारे के सारे इलीट ही है, पावरफुल है, आज भी कल भी, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये ब्रिटिश इलीट ही जो थी और बिजनेस क्लास के जो लोग थे, इनको दोबारा से पावर में लाना जो है सबसे बेसिक पर्पस था यूरोप के अंदर, और खास करके वेस्टर्न यूरोप की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप के ऊपर जो है वो अब बहुत ज्यादा रशिया का इन्फ्लुएंस था, तो वेस्टर्न यूरोप में जो है वहां पे इसका इन्फ्लुएंस वापस लाना था। तो इस वजह से प्रमोट करना था कैपिटलिज्म को, यानी सरमायादारी को प्रमोट करना था, क्योंकि सरमायादारी के अगेंस्ट जो है वो क्या है जी, वो कम्युनिज्म है। तो वो तो फिर कम्युनिज्म या सोशलिज्म है, तो इसलिए फिर इसको प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, या डेमोक्रेसी को प्रमोट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, कॉर्पोरेट सेक्टर को उठाना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो बनाया गया ताकि वो लोन्स देगा, और साथ में आईएमएफ जो है वो उनकी प्रॉब्लम्स को, जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स उनको सॉल्व करेगा, और वो वहां पे जो है ये डेवलपमेंट करेगा, आईएमएफ जो है या खास करके वर्ल्ड बैंक जो है वहां पे डेवलपमेंट करेगा, जहां पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो नहीं करती। क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस कहां पे डेवलपमेंट करती हैं, जैसे अगर वो स्कूल्स बना रही हैं तो ऑब्वियसली स्कूल्स में फायदा होगा, क्योंकि फीस लेंगे। ऐसे ही है, अगर वो हेल्थ की सर्विसेज बिल्ड कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि वहां पे प्राइवेट हेल्थ होगी, इसलिए वो बिल्ड कर रहे हैं। लेकिन जहां पे अब जैसे रोड है तो उसका तो प्राइवेट फर्म को कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए वो गवर्नमेंट को खुद बनाना पड़ेगा। रेल रोड्स हैं वो खुद बनाना पड़ेगा, पोर्ट्स हैं वो खुद बनानी पड़ेगी, तो ऐसे में उसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है, हाईवेज हो गए, ब्रिजेस हो गए, पोर्ट्स हो गई, ठीक है, इनको बिल्ड करना जो है, इसके लिए लोन्स देना वर्ल्ड बैंक का काम था। और इसके लिए जो है अब मुल्क के सर्वाइवल के लिए, जो शॉर्ट टर्म सर्वाइवल था, उसके लिए फिर जो बैलेंस ऑफ पेमेंट थी उसको बैलेंस करना फिर आईएमएफ का काम था, या उसके लिए जो है इसको फिर बनाया गया। अच्छा, अब वेस्टर्न, जैसे मैंने कहा कि वेस्टर्न यूरोप जो है वो मेन टारगेट था, ताकि जो है वेस्टर्न यूरोप यानी जर्मनी का हो गया और फ्रांस हो गया या यूके खुद हो गया, तो इन पे जो स्पेन हो गया इस साइड पे जो है वो डेवलपमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि ये जो है ये सारे का सारा दोबारा से कंट्रोल हासिल किया जा सके। और इसी तरह से पहले तो स्टार्ट में इन्होंने सिर्फ यूरोप के अंदर यानी वेस्टर्न यूरोप में काम किया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने, उसके बाद जो है इन्होंने अपने आप को फैलाया और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज तक गए, यानी कि अफ्रीका के जो ममालिक हैं, उसके बाद हमने देखा कि हम भी जो है वो 1958 के अंदर आईएमएफ के प्रोग्राम में पहली बार गए। तो इसका मतलब यह है कि बाकी भी जितने छोटे ममालिक थे उन तक भी फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फैलाया, लेकिन स्टार्ट किस लिए हुआ था, यूरोप को फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो स्टार्ट हुआ था। और पर्पस क्या था, वर्ल्ड की कॉमर्स को जो है या वर्ल्ड बिजनेस एक्टिविटीज को जो है वो मुतासिर ना होने देना। एक्चुअली में अगर आप इसकी डेप्थ में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो फायदा किसका था, वो फायदा भी इन्हीं का था। गो कि अब हम पेसिमिस्ट होकर बात नहीं करते, खैर, लेकिन फायदा इन्हीं का था कि इन्होंने जो है अगर एक मुल्क पैसे देने काबिल ही नहीं है तो दूसरे मुल्क से ट्रेड कैसे करेगा, और ट्रेड नहीं होगी तो अमीर मुल्क जो है उसको फायदा कैसे होगा। तो अमीर को फायदा तब भी है कि गरीब जो है उससे ले लेके खाता रहे। तो इसलिए अगर उन्होंने एक इदारा बना दिया जो कि उसी के ऊपर कर्जे भी चढ़ाता जाए और साथ में उनकी प्रोडक्ट्स भी लेता जाए, वो पैसे उन्हीं से लेके दोबारा उन्हीं से प्रोडक्ट्स ले रहे, क्योंकि देखिए आईएमएफ में या वर्ल्ड बैंक में जो लोग बैठे हैं वो बिजनेसमैन लोग हैं, पीछे सारे हैंडल कर रहे हैं, तो बिजनेसेस भी उन्हीं के हैं। तो ये सारे का सारा चक्कर है, गो कि अब इस पे हम नहीं जाते। अच्छा, और रिस्ट्रिक्शंस को जो है वो लिमिटेड करना इसका जो पर्पस था, यानी कंट्रीज के बीच में। और इन्होंने जो रिजर्व फंड का इस्तेमाल किया, यानी कि अब जो फंड था आईएमएफ के पास, उस आईएमएफ के फंड को यानी इन्होंने यूज करना था किसके लिए जी, टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट को जो है वो करना था, ताकि जो ट्रेड है वो ना टूटे। जो मैं बात कर चुका हूं, तो वो ट्रेड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर चलती रहे। देखिए, एक मल्टीनेशनल्स का जमाना है, कंपनीज अमेरिका में होती हैं और उनके जो है ना, आप कह लें कि चाइना के अंदर जो है उनकी फॉर्मेशन है, वहां पे उनका लगा हुआ है, पूरे के पूरे यूनिट्स लगे हुए हैं इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर, गरीब वाले के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर सप्लाई किए जा रहे हैं। तो फायदा उन्हीं का है एक्चुअली में, पूरे का पूरा मल्टीनेशनल एक वर्ड है अगर हम आईआर की लैंग्वेज में से देखें तो। और इसमें सबसे ज्यादा जो ट्रेड थी वो, जैसे मैं कह चुका हूं कि वो अमेरिका और इंग्लैंड की ही थी उस टाइम पे, आपस की जो ट्रेड थी, ठीक है जी, यूएस की थी और यूके थी आपस में। तो इनको लाजमी बात है उस टाइम पे एक दूसरे को फैसिलिटेट करना ही करना था। अब ये तो इसके जो पर्पस थे, यानी कि उस टाइम पे जो बैकग्राउंड था उसके लिए बनाया गया। अब अगर हम बात करते हैं अनरिटन गोल्स ऑफ आईएमएफ के, कि भाई वो तो एक तो लिख दिया गया पेपर के ऊपर कि भाई ये गोल इसका पहला है, ये दूसरा है कि ये इसने लोन देने हैं, टेम्परेरी बैलेंस ऑफ पेमेंट को करना है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हमें ऐसी नजर नहीं आती, जो सिर्फ हमें नुकसान ही नजर आता है। तो वो जो अनरिटन गोल्स हैं उसमें हम देखते हैं अगर कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के गैर तहरीरी अहदाफ जो हैं वो क्या हासिल करना थे। एक तो इंटीग्रेट करना था किसको जी,
इलीट को, कि दुनिया की जो इलीट क्लास है, ठीक है, दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठी है, उस इलीट को, और ऐसा ही है अगर हम देखते हैं, जैसे मैंने कहा मल्टीनेशनल्स का जमाना है और ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो ग्लोबलाइजेशन सारी की सारी किसके ऊपर बेस करती है? बिजनेस के ऊपर बेस करती है। तो बिजनेस, अब जाहिर बात है, जितने ज्यादा ममालिक के अंदर फैलेगा उतना ही ज्यादा एक बिजनेसमैन को उसका फायदा होगा। तो वो फायदा कब ज्यादा हासिल किया जा सकता है? जब ये सारी की सारी इलीट जो है ये एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगी या इन कोऑपरेशन के साथ होगी। अब उसकी जैसे एग्जांपल अब ली जाती है, देखिए अब जो है वो ट्विटर जो है उसको ऑन कर लिया है जी टेस्ला साहब ने, और टेस्ला साहब जो है माना जाता है कि वहां पे पूरी की पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी एक जगह एंगेज हो रही है, तो उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे क्योंकि वहां पे हर एक ऑफिशियल अकाउंट है। तो इसका मतलब यह है कि पूरी दुनिया जो है वो इकोनॉमिकली ग्लोबलाइजेशन के तौर पे जुड़ी हुई है, लेकिन एक्चुअली में दुनिया की बिजनेस एलीट भी जुड़ी हुई है। तो ये जो आईएमएफ है इसका पर्पस यही था, ये वर्ल्ड बैंक का, कि भाई ये दुनिया की जो एलीट है इसको सारे को एक जगह इकट्ठा करना, कैपिटलिस्ट क्लास जो है उसको प्रमोट करना, कैपिटल सिस्टम को प्रमोट करना, वहां पे उनको रिवॉर्ड्स देना कि भाई ज्यादा से ज्यादा वो जितना प्रॉफिट कमाएंगे उतना ज्यादा उनको फायदा होगा। और जहां पे लोन्स वगैरह जो लेते थे तो उनको फिर क्या करना जी, उनको फिर पनिशमेंट भी देना। अब जैसे पाकिस्तान देखिए अब कैसे कैसे हालात से गुजर रहा है, लोन लेता भी है लेकिन फिर भी बावजूद इसके पाकिस्तान में कैसे कैसे जो है वो टैक्स लगाए जाते हैं और किस तरह के लगाए जाते हैं एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो पनिशमेंट है एक किस्म की। तो आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक जो है इस टाइम पे दुनिया को हम ये कह सकते हैं दुनिया के गरीब मालिक को कंट्रोल कर रहा है, इवन अमीर को भी यही कंट्रोल कर रहा है क्योंकि बिजनेसमैन कम्युनिटी पीछे वही बैठी हुई है। ठीक है, तो दुनिया की जो वर्ल्ड बैंक है यानी इलीट जो है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के थ्रू जो है वो मनी लेती है, उसका फायदा है, और गरीब जो है या गरीब मुल्क जो है उनकी सत्यानाश है इसके अंदर। तो ये एक्चुअली में जो इनका एक्चुअल पर्पस था, जो पीछे बिजनेस माइंड्स बैठे हुए थे, उनका जो पर्पस था क्रिएट करने का वो यही था कि हम दुनिया को जो यानी बिजनेस के थ्रू दुनिया को आगे लेके जाएं और अपना फायदा हासिल करें उसमें। अब अगर हम बात करते हैं आईएमएफ गरीब कौमों को कैसे फंसाता है, जैसे मैंने कहा पाकिस्तान की एग्जांपल दी, तो वो कैसे जो है वो ट्रैप करता है, यानी हाउ आईएमएफ ट्रैप पुअर नेशंस। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी है जी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट। अब स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि अब आईएमएफ क्या करेगा, आपको लोन तो देगा, $6 बिलियन का पाकिस्तान ने लोन लिया इनसे, या पाकिस्तान लोन प्रोग्राम के अंदर है, तो वो $6 बिलियन सिर्फ नहीं देंगे बल्कि $6 बिलियन के साथ बहुत सी ऐसी चीजें जो हमें नजर नहीं आएंगी वो भी जो है वो बोरी के अंदर बंद करके दे देंगे, और वो कहेंगे भाई इसको पाकिस्तान के अंदर लागू करो, जिसमें मैंने कहा कि टैक्स है, और आगे मैं डिस्कस करूंगा कि वो कौन कौन सी चीजें। तो ये चीजें जो है फिर साथ में स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर आती हैं, तो जो उनका फायदा है, लेकिन यहां पे जो गरीब ममालिक हैं उनकी सत्यानाश है। ठीक है, या उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है उसको मैनेज करना। उसमें अब आईएमएफ के नतीजे के तौर पे क्या होता है जी, आईएमएफ के नतीजे के तौर पे यानी दूसरे ममालिक के लिए जो है आप खोल देते हैं, दूसरे ममालिक आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और सब ज्यादा जब दूसरा ममालिक आएगा, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी तो उनको फायदा भी होगा, उनका बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि मुल्क को भी फायदा है, लेकिन ज्यादा फायदा उन बाहर के लोगों का होगा जो वहां पे आके बिजनेस करेंगे। अच्छा, इस तरह से अगर हम बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है उनकी बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगी, क्योंकि बाहर से कंपनीज आएंगे। पाकिस्तान में इतने ज्यादा नेचुरल कुदरती वसाइल हैं, लेकिन वो कुदरती वसाइल पाकिस्तान खुद इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो सारे के सारे ये जो कंपनीज यहां पे लगी हुई हैं वो लेके जा रही हैं। और हर मुल्क में ऐसा ही होता है, जैसे हम ये कहते हैं कि भाई अफ्रीका में बहुत ज्यादा जो है वो हीरे हैं, लेकिन वो हीरे क्या उनकी गुर्बत मिटा सकते हैं? नहीं, बल्कि वो जो कंपनी वहां से माइनिंग कर रही है वो कंपनीज वहां से लेके जा रही हैं, या ये जो प्रोग्राम सारे के सारे आईएमएफ के लेके आते हैं वर्ल्ड बैंक के, वो सारे उनको फायदा हो रहा है। तो ये कॉर्पोरेट्स को जो है उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ममालिक को जैसे मैंने कहा कि वहां पे बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उनकी सोशल स्पेंडिंग बहुत ज्यादा जो है, फिर जितना भी यानी सोशल वो प्रोग्राम्स के ऊपर खर्च करती है कोई गवर्नमेंट, तो उसको जो है वो रोका जाता है। वहां पे उसकी बैलेंसिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है कि भाई आप सोशल सेक्टर के अंदर जो सब्सिडीज देते हैं तो उसको फिर वो कंट्रोल करते हैं, प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करते हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है वो सरमायादारी को प्रमोट करता है, उससे गुर्बत ज्यादा होती है। एक कॉन्सेप्ट ये है, बैलेंस फॉर्म में अगर कोई भी चीज हो तो बेहतर है, लेकिन अब अगर सिर्फ प्राइवेटाइजेशन होगी तो उससे क्या होगा, उससे मुल्क को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और करेंसी जो है वो डीवैल्यू होती है इनके प्रोग्राम से, मजीद जो है वो डेट बर्डन जो है वो इंक्रीज होता है कंट्रीज के ऊपर। अब ये जो इनका स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम है, जो सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है इस आईएमएफ के साथ काम करने का, उसमें क्या है कि ये बिग प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंसिंग करता है, जैसे कि डैम है, रोड्स हैं और पावर प्रोजेक्ट्स हैं, एजुकेशनल या हेल्थ है, एजुकेशन हेल्थ के ऊपर तो कम ही, लेकिन ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा किया जाता है। क्या किया जाता है, इनको पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उसके नतीजे के तौर पर फिर कहीं ना कहीं से वो पैसे निकाले जाते हैं, किसी न किसी तरह से वो पैसे निकाले जाते हैं, और वो जो पैसे निकाले जाते हैं वो अवाम देती है। ये क्या कर रहे हैं जी, ये जो लोन दे रहे हैं वो दे रहे हैं हुकूमत को, और हुकूमत
कौन कर रहा है? हुकूमत तो वो लोग कर रहे हैं जो भी पार्टी कर रही है, वो तो अपने आप को उस टाइम पे कहेगी डेवलपमेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके नतीजे के तौर पे वो सारे का सारा पे जो है वो आवाम को करना पड़ेगा किसी न किसी सूरत में पे, क्योंकि मुल्क के अपने पैसे वहां पे नहीं लग रहे, मुल्क के अपने पैसे हैं ही नहीं वहां पे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी जो है वो प्राइस जो है वो पे करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। अब अगर हम बात करते हैं जी कि ये जो इलीट है, इस इलीट को जो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम जो है या कॉर्पोरेशंस जो है, इनको तो फायदा ही है, ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आम लोगों को नुकसान है कि जो सोशल स्पेंडिंग है उसको कट किया जाता है। सोशल स्पेंडिंग का जैसे मैंने कहा कि हेल्थ है या एजुकेशन है, पाकिस्तान का अगर आप बजट देखें हेल्थ का या एजुकेशन का आप देखें तो जैसे कहा जाता है जीडीपी का 4% जो है वो लगाया जाना चाहिए, लेकिन 2% भी जीडीपी का नहीं लगाया जाता एजुकेशन के ऊपर। अब तो खैर ये 18th अमेंडमेंट के तहत सूबों के पास है, लेकिन फिर भी कोई भी सूबा 4% 2% भी नहीं लगा रहा। क्यों नहीं लगा रहा? क्योंकि वो सोसाइटी के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बाकी प्रोग्राम्स भी उन्होंने साथ में डील करने होते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, यानी कि बहुत ही, अब उसमें फिर क्या होगा कि फिर जब देखिए जब गवर्नमेंट जो है उसकी कैपेसिटी काम करने की कम होगी तो अल्टीमेटली जो है उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो उसका जो फायदा है वो किसका होगा वो प्राइवेट सेक्टर का, यानी वो कॉर्पोरेट का फायदा होगा, कॉर्पोरेशंस का फायदा होगा। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको यहां पे देता हूं जी, प्राइवेट एजुकेशन की। आप स्कूल्स को ले लें, देखिए अब अगर गवर्नमेंट के पास पैसे हों, ठीक है, अगर गवर्नमेंट के पास पैसे हो तो क्या गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एजुकेशन को कंट्रोल ना करे और पूरे पाकिस्तान के अंदर फ्री एजुकेशन ना दे? इसका मतलब यह है अगर गवर्नमेंट फ्री एजुकेशन देगी तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहां जाएगा, वो बेचारा क्या करेगा? तो अल्टीमेटली जो है फिर जब गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी नहीं होगी काम करने की तो फिर कॉर्पोरेट सेक्टर वहां पे या कैपिटलिस्ट वहां पे आएंगे और आके प्राइवेट स्कूल्स बनाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी फी जो है वहां पे वो चार्ज करेंगे और इस तरह से जो है वो अपना बिजनेस भी रन करेंगे और लोगों को भी जो है वो खूब वहां से उनको जो है निचोड़ेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, तो पाकिस्तान में देखिए टॉप के जो हमारे हेल्थ के जो हम देखते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं वो सारे के सारे प्राइवेट हैं, कोई भी गवर्नमेंट आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट की अपनी कैपेसिटी हो तो इसका मतलब सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा अच्छे हों, यानी पब्लिक हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हों, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली जो है प्राइवेट सेक्टर सामने आता है, गो के अच्छा भी है, लेकिन फिर वो जैसे एक इंजेक्शन का भी जितना वो चार्ज करते हैं फिर वो गरीब आवाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है। इंक्रीज हो रहे हैं जी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा, और ऑनरशिप जो है वो एलिमिनेट हो रही है, टैरिफ एलिमिनेट हो रहा है, सब्सिडीज जो है वो कम की जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट अगर सब्सिडीज देगी तो पैसा कहां से होगा। तो ये सारे के सारे जो प्रोग्राम्स हैं गवर्नमेंट के लेवल पे ये कम होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के लेवल पे आईएमएफ का प्रोग्राम जो होगा वो कहेगा कि भाई आपने यहां पे पैसे नहीं लगाने। अब देखिए जैसे पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं कि पेट्रोल के ऊपर 10 रुपए अगर छूट दी जाती है तो आईएमएफ पूरे का पूरा बहुत ज्यादा शोर वावेला कर देता है कि आपने 10 रुपए क्यों छूट दी। इसी तरह से बिजली के टैरिफ बढ़ाता जा रहा है 5 रुपए, हर महीने बाद 5 रुपए इंक्रीज हो रहे हैं। तो वो कौन यूज कर रहे हैं? वो गरीब लोग यूज कर रहे हैं। कहां से देंगे इतने ज्यादा पैसे? पेट्रोल की प्राइसेस कहां पहुंच गई हैं और सब्सिडी दे नहीं सकते क्योंकि आईएमएफ नाराज हो जाता है। आईएमएफ नाराज होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब हो जाएगी, वो तो पैसे नहीं देगा फिर। तो फिर हम कहां से जो है ऑयल, हम डॉलर कहां से लाएंगे ऑयल परचेज करने के लिए, बाकी से परचेज करने के लिए, जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रॉब्लम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक साइड से गवर्नमेंट को जो है वो रिड्यूस कर रहा है और उसको जो है वो कंट्रोल कर रहा है, तो वहीं पे दूसरी साइड पे फिर प्राइवेट सेक्टर आके वहां पे जो है वो आवाम का खून निचोड़ रहा है, गो के एक तरह से फैसिलिटेट भी कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में आप याद रखिएगा कि जो भी बड़ा बिजनेसमैन है वो उसका कोई पर्पस फैसिलिटेशन का होता नहीं है, उसका पर्पस पैसे कमाना होता है। वो फिर पैसे के लिए आके काम करते हैं और फिर जो है मुल्क की सत्यानाश होती है। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब देखिए यहां पे एक पिक्चर है, तो आईएमएफ को दिखाया जा रहा है कि आईएमएफ जो है वो गरीब मुल्कों को क्या कह रहा है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, कि भाई आप अपने अगर चाहते हैं जहाज ना डूबे तो मेहरबानी करके अपने जो है वो बर्डन को कम करें और उसे समंदर में फेंके। तो क्या तरीका होता है कि भाई जब भी जहाज डूबने लगता है तो फिर वो जो है वो लोड रिड्यूस करते हैं, उसके अंदर से जो है वो गैर अहम चीजें फेंकना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट खुद तो कहीं नहीं जाएगी, यानी ये जो इलीट है इस इलीट ने कहीं नहीं जाना। ये 50 साल पहले भी यहीं पर थी, 50 साल बाद भी यहीं पर रहेगी, ये नहीं तो इनके बच्चे। लेकिन ये जो गरीब हैं यही जो है ये बर्डन है इस कौम के ऊपर, और इसी को ये कह रहे हैं कि उठा के यहां फेंको भाई, इनका बर्डन कम करो, आबादी कम करो। आबादी कम करोगे तो तब जाके प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। फिर आबादी के नाम के ऊपर बहुत से प्रोजेक्ट्स चलते हैं। गो कि मैं किसी चीज का मुखालिफ नहीं हूं, ठीक है, आप खुद अपने हिसाब से चीजों को देख ले, लेकिन ये ऐसा ही होता है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आईएमएफ जो है वो एक साइड से जो है वो हुकूमत को कमजोर करता है, ठीक है, और उसके बदले में हुकूमत जहां पे भी कमजोर होगी वहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ करेगा। यही सबसे बड़ा सीक्रेट है।
अब इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं क्रिटिसिज्म की मजीद के, क्या क्रिटिसिज्म है, तो कहा जाता है ये मॉडर्न कॉलोनियलिज्म है। अब यहां पे इस पिक्चर के अंदर देखिए, यहां पे एक जो है डिपिक्शन दी गई है कि अफ्रीका पहले कैसा था, यानी 18th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे इसके गले में जो पट्टा है इसके ऊपर स्लेवरी का जो टैटू है कि भाई जो वेस्ट है वो क्या करता था, यहां से स्लेव्स लेके जाता था। स्लेव ट्रेड जो है बहुत ज्यादा फेमस रही है अफ्रीका की, तो वो स्लेव्स लेके जाता, कॉलोनाइजेशन का दौर था। लेकिन अब क्या हुआ कि अब जो है वो बंदा बंदूक लेके आके बजाय एक फाइल लेके आ रहा है, क्योंकि अब वो पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे तरीके से कंट्रोल करेगा। अब भी वो वेस्टर्न ही है और यहां पे अब जो है वो डेट का जो है पट्टा पड़ा हुआ है गले के अंदर। और ये सिर्फ अफ्रीका नहीं बल्कि आप पाकिस्तान को भी यहां पे देखिए, जितने गरीब ममालिक हैं उनको देखिए, ऐसा ही है कि आज जो है वो एक एक शख्स या एक एक बच्चा जो पैदा हो रहा है वो कितना ज्यादा मकरूज है इन आईएमएफ के प्रोग्राम्स में, ठीक है। और क्यों मकरूज है, क्योंकि आज भी कॉलोनाइजेशन है। पहले हम जो है वो यूके के गुलाम थे, अब जो है वो अमेरिका के गुलाम हो गए हैं, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। क्यों, अब हम पहले जो है वो फिजिकली गुलाम थे, तो अब हम जो है वो हमें जो है वो कर्जे में जकड़ दिया गया, और कर्ज जो है, और हर गरीब मुल्क की यही हाल है। तो ये मॉडर्न कॉलोनिज्म है, इसलिए कहा जाता है, आईएमएफ के ऊपर तनकीद की जाती है। दूसरा ये जो है वेल्दी कंट्रीज को सर्व करता है, सारे का सारा ये इसका जो फायदा है वेल्दी कंट्रीज को है, क्योंकि मल्टीनेशनल्स उनकी, प्राइवेट सेक्टर उनका, वही यहां पे आके काम करता है। अच्छा, डेवलपमेंट मॉडल अपना देता है आईएमएफ, और आईएमएफ का डेवलपमेंट मॉडल सिवाय तबाही के कुछ भी नहीं है। गो के वो ये कहता है कि भाई आप अगर ऐसा करो, हर डिपार्टमेंट के अंदर बताता है कि भाई अगर आप यहां पे ये करो, यहां पे ये करो, यहां पे ये करो, यहां पे करो, तो आपका मुल्क ऊपर जाएगा। लेकिन आज तक ऊपर तो नहीं गया, किसी मुल्क ने ये सवाल भी नहीं किया कि मुल्क भाई हम तो तुम्हारी बातें मान रहे हैं, फिर मुल्क क्यों जो है मजीद नीचे जा रहा है, और गरीब वहीं पे खड़ा है, इकोनॉमी वहीं पे है। तो उनका अपना जो है वो डेवलपमेंट मॉडल है। अच्छा, प्रमोट करता है कॉर्पोरेट वेल्थ को, जो मैं कह चुका हूं कि कॉर्पोरेट वेल्थ कैसे जो है प्राइवेट सेक्टर ऊपर आता है, और इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो इंक्रीज ही होते हैं आईएमएफ के आने से, न कि डिक्रीज होंगे। क्योंकि आईएमएफ से अगर हम लोन लेते हैं 10 साल पहले या 5 साल पहले कोई लोन लिया, तो उस टाइम पर जो डॉलर है, अगर बहुत सिंपल सी बात हम करें तो वो अगर डॉलर 100 रुपए का था, तो आज वो डॉलर जो है अगर वो 180 रुपए का हो गया 5 साल के बाद, क्योंकि लोन वापस तो नहीं कर सके, और अगर वापस किए भी तो अल्टीमेटली हमने मजीद ले लिए, क्योंकि हम इकोनॉमिक क्राइसिस हमारे खत्म नहीं हुए। तो अब वो 180 रुपए के हिसाब से हम वापस कहां से करेंगे। तो जैसे ही डॉलर 1 रुपए महंगा होगा तो उनका तो कर्ज डबल हो गया, लेकिन गरीब मुल्क की जो है वो सत्यानाश हो जाएगी। पाकिस्तान की केस स्टडी की बात करते हैं, ठीक है, आईएमएफ के साथ, तो देखिए सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो 1958 के अंदर जो है वो गया आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर। तो 1958 से आज 2022 है, तो अगर आईएमएफ प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क की हम बात करते हैं, उस मुल्क को गुर्बत से निकाल सकते हैं, तो सवाल यह है कि फिर तो पाकिस्तान को इस टाइम पे दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों नहीं है। अब गो के उसमें हम ये दूसरे फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं कि भाई हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, हमारे इकोनॉमिक जो है वो रिफॉर्म्स बेहतर तरीके से नहीं हो पाई, इस वजह से हम ऐसे नहीं है, जो कि आईएमएफ मानता है कि आईएमएफ हमेशा उस मुल्क के ऊपर डालेगा कि भाई तुमने जो है वो किया, और तुम्हारी अपनी गलती की वजह से तुमने टैक्स कलेक्ट नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो फिर वो गरीबों की ओर जो है वो तबाही होगी मजीद टैक्स लेके। तो अगर लॉन्ग हिस्ट्री आईएमएफ के साथ हम देखते हैं तो हमें जो है वो कहीं पे भी कोई फायदा दिखाई नहीं देता, बल्कि हर अगले साल हम मजीद नीचे ही जा रहे हैं। और जब जब हमें कर्ज मिला तब हमें उसका कोई फायदा नहीं हुआ, सिवाय इसके कि हमने अगर कोई एड ली, कोई जो फ्री जो हमें वापस नहीं करनी थी, उससे हमें कोई फायदा हुआ, ठीक है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो ज्यादा हुए, और दूसरा इकोनॉमी कंट्रोल जो है वो सारे का सारा आईएमएफ के पास चला गया। जो यहां पर हमने बात की कि आईएमएफ का डेवलपमेंट मॉडल हम इस टाइम पे फॉलो कर रहे हैं, वो जो कहता है जिस सेक्टर के अंदर जितने पैसे हम लगाना चाहते हैं वो चेंज करवा देता है, वो जितने चाहता है उतना ही हो रहा है, तो उसका कंट्रोल है सारे का सारा। अच्छा, आईएमएफ बजट बना के देता है, उस सारे का सारा जो है वो बजट आईएमएफ का है, और फिर हम हुकूमतों को ब्लेम करते हैं, ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम। अच्छा जी, सब्सिडीज वो नहीं लगाने देता, यानी 10 रुपए 5 रुपए किसी के ऊपर छूट नहीं देने देता, क्योंकि वो कहता है कि भाई आपके पास पैसे नहीं है, आप नहीं दे सकते। इसका मतलब ये है कि गरीब को तबाह कर दो, गरीब की और ज्यादा जो है बर्बादी हो रही है। सोवरेनिटी इश्यूज हैं, सोवरेनिटी इश्यूज कैसे हैं कि आज देखिए कि आज हम जैसे हम खुद जो है हमारे पॉलिटिशियंस या कोई भी, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, लेकिन सब यही कहते हैं कि भाई जो है हम जो है वो यूएस या आईएमएफ के बगैर हम नहीं रह सकते, और आईएमएफ के अगर प्रोग्राम के ऊपर कोई बात कर दी जाए तो बहुत बड़ा वावेला शुरू हो जाता है कि भाई आपने आईएमएफ को नाराज कर दिया। क्यों कहा जाता है? इसीलिए क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम अपने जो इंडिपेंडेंट डिसीजंस है, आजादाना जो फैसले हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारे फैसले हैं वो एक्चुअली में आईएमएफ जो है वो करता है, क्योंकि पैसे उसके कंट्रोल में है। तो जाहिर बात है जो पैसे कंट्रोल करेगा, जैसे घर का सरबराह है, ठीक है, तो जिसके पास पैसे होंगे उसी की सुनी जाएगी।
तो ये सोवरेनिटी इश्यूज हैं और ये डिप्लोमेसी के टूल के तौर पे यूज होता है। जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट तो सबसे ज्यादा यूज हुआ कि जब भी पाकिस्तान कोई बात नहीं मानेगा तो उसकी किस्त रोक ली जाएगी, उसको जो है इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो जाएंगे उसके, तो फिर डिप्लोमेसी के तौर पे भाई इन्फ्लुएंस किया जाएगा कि अगर तुम्हें आईएमएफ की लोन की किस्त चाहिए तो हमारी ये बात मानो, और अगर तुम मानोगे तो फिर सब ओके है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं, हर मुल्क के साथ ही होता है जो कि इसके अंदर जो है वो शामिल है। और करंट इकोनॉमिक क्राइसिस आप देख ले कहां पे पहुंच चुका है, पाकिस्तान की जो ग्रोथ है वो किस लेवल पे है, और पाकिस्तान के अंदर जो अगर हम एनर्जी सेक्टर की बात करें, किसी भी सेक्टर की बात करें तो वो किस जगह पे पहुंच चुका, कहां पे पहुंच चुका, और हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो किस जगह पहुंच चुके हैं, किस ज्यादा। इसका मतलब यह है कि प्रोग्राम्स में रहते हुए भी हम अगर इस हालत में हैं तो अगर हम प्रोग्राम में ना हो तो फिर क्या हो। और अब इनका जो मॉडल है वो बिल्कुल भी हमें सूट नहीं करता अल्टीमेटली, लेकिन हमारे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू है कि हमारी जो दरामदाद हैं वो बहुत ज्यादा हैं और जो बरामदाद हैं वो बहुत कम है। तो जब तक ये इशू सॉल्व नहीं होगा दरामदाद बरामदाद का, तब तक हम आईएमएफ के पास जाते रहेंगे, उससे पैसे लेते रहेंगे, डॉलर्स लेते रहेंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। और ऊपर से हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो माशाल्लाह से आप देख चुके हैं। तो ये जो है आईएमएफ है जी, और ये पूरे का पूरा आपने देखा किस लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, इसका पर्पस क्या था, और जो हिडन पर्पसेस थे वो क्या थे, और कैसे जो है ये रन कर रहा है। गो कि ये एक डिबेट है जो मैंने खुद से नहीं की, बल्कि ये डिबेट की जाती है, तो आप इससे स्ट्रांगली डिसएग्री भी कर सकते हैं। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।